ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है, जहां पे बहुत बड़ा मुकाबला इस विश्व कप में हमें देखने को मिला। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला भाई आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन डोमिनेट करके इस मुकाबले को अपने नाम किया। 36 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद वसीम जाफर। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। सर, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लैंड ने किया तो चलो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इस विश्व कप से पहले सबकी बात यही हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत टीम लग रही है। आपने ओमान के खिलाफ खेला, चलो ये आप ओमान के खिलाफ खेल रहे हो, लेकिन आज जैसे इंग्लैंड को उन्होंने मात दी है, दिख रहा है कि हर डिपार्टमेंट में इस टीम के पास कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, और ये इनके पास वैसे प्लेयर्स भी हैं, ये जानते हैं बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट में किस तरह से खेलना है, किस तरह से वो प्रेशर हैंडल करना है। और कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने आज दिखाया, कि आज टॉस हारा, पहले बल्लेबाजी की, और वो स्कोर लगाया जो ऐसा लग रहा था कि 165 170 एक पार स्कोर है, वहाँ पर 200 रन बनाए। तो उस तरह से पावर प्ले में बैटिंग की, पावर प्ले में 74 रन बनाए। और हर बल्लेबाज ने, किसी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं बनाए, लेकिन हर बल्लेबाज ने वो इम्पैक्टफुल नॉक खेला। तो ये टीम ही वैसी है, ये बड़े मोमेंट्स में ये घबराते नहीं है, ये अपना ए गेम लेकर आते हैं। और आज इतने बड़े मुकाबले में तो वही किया उन्होंने। और जी, मैं तो कह रहा हूँ, टूर्नामेंट में आंखें थोड़ी तरस गई थी फ्रॉम अ T20 पर्सपेक्टिव कि जी कब पिटाई होगी। आज वार्नर का अपना हाथ ऊपर किया, और जो पिटाई उसने करी उन 2 ओवरों में, स्पेशली मार्क वुड को जो पकड़ा उसने, छोड़ा नहीं उसके बाद उन्होंने। बिल्कुल, और वो पहला ओवर मोइन अली से करवाया गया, जो मुझे लगा कि अच्छा डिसीजन था, 2 लेफ्ट हैंडर थे। लेकिन वो शायद विल जैक्स का ओवर जो था, वो शायद उस वजह से कराया गया कि मोइन अली के ओवर को देख के वो कहीं ना कहीं गलती रह गई। वहाँ पर उन्होंने, दोनों ही बल्लेबाजों ने पकड़ लिया विल जैक्स को, वहाँ 22 रन उनको मारे। उसके बाद मार्क वुड को जिस तरह से अटैक किया वार्नर ने, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंटम मिल गया वहाँ से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को, और वो कहीं ना कहीं पावर प्ले में इतने आगे चले गए कि वहाँ से ऐसा लग रहा था कि 200 रन तो अब बनने ही है। और वो सारे ही बल्लेबाजों ने वो इम्पैक्ट जो है, बड़े स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी की, और एक कंप्लीट, मैं कहूँगा कि एक बैटिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक वो इंग्लैंड की, अगर आप गेंदबाजी की बात करें, 2 फेजेस में दिखता है जी। पहला फेज आया जी जब तेज गति से गेंदबाजी हो रही है, फिर समझे कि इस पिच पे वो तेज गति वाली पिच है नहीं, तो फिर कटर्स का फिर ऑफ कोर्स उपयोग करने लग गए। इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है, थोड़े सवाल या निशान अभी भी उनकी गेंदबाजी पे आपके हिसाब से? बिल्कुल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर बहुत सिमिलर तरह के बॉलर्स हैं। कहीं ना कहीं वो एक लेफ्ट आर्म सीमर, रीस टॉपली जो नया बॉल स्विंग कराते हैं, उनके पास वो बाउंस है। तो शायद वो उनको ना खिलाना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गलती हुई। मार्क वुड बिल्कुल तेज़ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन क्या आपको इस विकेट पे वो तेज़ गेंदबाजी चाहिए? तो शायद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा पेस ऑफ करना चाहिए था। मार्क वुड वो जनरली नहीं करते, वो तेज़ करते हैं गेंदबाजी। और शायद वो वार्नर वाले ओवर में वही गलती की उन्होंने कि वो तेज़ गेंदबाजी की, और वार्नर ने वो उसका फ़ायदा उठाया। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वो गलती की इंग्लैंड ने, बिल्कुल। और जिस तरह से जॉर्डन को भी रन पड़े, या फिर आप आदिल रशीद की भी तरफ देखें, आदिल रशीद उनके मेन बॉलर है, कहीं ना कहीं उनसे थोड़े से ज़्यादा रन चले गए। और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को भी देना पड़ेगा कि उन्होंने वो दबाव बनने नहीं दिया। वो पावर प्ले के बाद में वो मोमेंटम बनाए रखा, लेकिन शायद वो सिलेक्शन के बारे में सोचना होगा कि वो थोड़ा आपका अटैक थोड़ा वन डायमेंशनल तो नहीं हो गया। क्या आप जहाँ पे पेस ऑफ थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, वो आपने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत देर लगा दी। स्टॉइनिस को देख के लग रहा है सर, ये उनका टूर्नामेंट हो सकता है। जिस तरीके से खेल रहे हैं, चाहे गेंद के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बल्ले के साथ तो लय में लग रहे हैं बहुत। बिल्कुल, और स्टॉइनिस कमाल के प्लेयर है, ऑलराउंडर है, गेंदबाजी तो करते हैं। पिछले मैच में भी 60 रन बनाए, विकेटें ली। आज भी वो इम्पोर्टेंट 30 रन बनाए लास्ट में आके, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 200 प्लस रन बनाए। और फिर आके वो इम्पोर्टेंट विल जैक्स का ओवर लिया। तो उनके पास वो क्षमता है कि वो गेम के अंदर दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की ये एक थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि वो एडवांटेज भी है कि उनके पास उस तरह के ऑलराउंडर्स है। मिचेल मार्श तो खैर अब बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो अगर बॉलिंग करेंगे तो उनके पास एक और विकल्प हो जाता है। ग्लेन मैक्सवेल आपके पास है, आज भी उन्होंने वो पहला ओवर आके 2 रन का दिया। तो अब स्पिनर बुला रहे हैं हम उनको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और वो काबिल गेंदबाज है, ऐसे नहीं कि पार्ट टाइमर आप कहोगे उनको। तो मार्कस स्टॉइनिस की तो बिल्कुल तारीफ करनी होगी। भाई इंग्लैंड की अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, भाई चेज था वहाँ पे, आपको 202 रन बनाने थे, और शुरुआत अच्छी हुई जो आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हुई, लेकिन उसके बाद से
एज यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन अच्छी मिली है, वो एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है स्टेप अप करने का, लेकिन उल्टा हुआ यहाँ पे इंग्लैंड की चीज़ में। बिल्कुल वो किसी जो हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, कि वो जो नंबर 3 या 4 5 के जो बल्लेबाज है वो आके इम्पैक्टफुल नॉक उन्होंने खेला, वो इंग्लैंड की तरफ से नज़र नहीं आया। विल जैक्स ने भी 10 बॉल 10 बनाए, बेस्ट तो 13 बॉल में 7 रन, जहाँ पे आपको चाहिए कि आप 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले। वो सिवाय मोइन अली के मुझे ऐसा लगा कि सारे बल्लेबाज फंस से गए। और ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की, वहाँ उनको वो पेस नहीं दिया। ऐसे लगा कि इंग्लैंड बैट्समैन थोड़े से क्रीज में खड़े रह गए। ऐसा नहीं कि पेस नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आगे जाके खेले, थोड़ा सा अटैक करने को देखे, या थोड़ा सा रूम बनाए, या फिर थोड़े अलग एरियाज ढूंढे रन बनाने के। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इंग्लैंड के बल्लेबाज थोड़ा रिएक्ट करने में थोड़ा लेट हो गए। ये बारे में थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि बेस्ट तो नंबर 4 पे मुझे ऐसा लगता है ये उनकी पोजीशन नहीं है। उसके अलावा इवन हैरी ब्रुक 15 गेंद खेले उन्होंने, उनके पास भी 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है बेहतर करनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एक मैच आपका रेंड ऑफ हो गया है। एक मैच में आप हार गए हैं तो आपके पास सिर्फ 1 पॉइंट है। अब आप 2 मैच आपको बिल्कुल जीतने होंगे। अगर कोई रेन अफेक्टेड मैच हो गया और अगर स्कॉटलैंड वहाँ पर जीत गया तो फिर इंग्लैंड के लिए दिक्कतें हो सकती है। आपको क्या लग रहा है सर, आर वी रीडिंग टू मच इनटू इट? क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रुप है, आप अभी भी बोलोगे इंग्लैंड आर फेवरेट्स कि वो आगे जाएं इस ग्रुप में, लेकिन क्योंकि आपकी शुरुआत इतनी धीमी हुई है, ऑलरेडी आप बैकफुट पे हो गए। अब उनके जो मीडिया है वो पकड़ लेती है इन चीज़ों से, तो प्रेशर भी एक आउटसाइड प्रेशर आ जाता है। टीम सिलेक्शन पर लोग काफ़ी ऑफकोर्स एक कहीं ना कहीं एक लेंस लगा लेते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स एड अप, और उसके बावजूद आपको जाके मुकाबले अब आके जीतने हैं। बिल्कुल। और वो आईसीसी इवेंट्स में आप इतना धीरे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 मैच के बाद में बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है, और वो अब बना भी होगा इंग्लैंड के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि ये वर्ल्ड कप में बारिश के भी इम्कानात रहते हैं, तो अगर एक आध मैच में बारिश हो गया, वहाँ पर मैच नहीं हुई, इंग्लैंड के पास वो टीम बिल्कुल है कि वो दोनों ही मैच जीत सकती है और शायद अपना नेट रन रेट भी इम्प्रूव कर लेगी। लेकिन अगर कहीं बारिश गिर गई, अगर मैच नहीं हुआ, तब उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। प्रॉब्लम्स आर प्लेंटी। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। प्रॉब्लम्स आर प्लेंटी भाई। कहीं 2023 तो फिर से नहीं आने वाला यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। वो तो उम्मीद यही लगा के बैठे होंगे 2023 एक बुरा सपना था, और 2024 का जो विश्व कप है भाई फिर से वहीं पे जहाँ पे 2010 में जीते थे, कुछ ऐसा ही इंग्लैंड हमें 2024 में दिखाए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।